बच्चों कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को क्लास 12th इंग्लिश इलेक्टिव में आप सभी बच्चों का देखिए पेपर है आपका पेपर फरवरी में। तो आप सभी बच्चों की एग्जाम की तैयारी पहले करनी, इससे संबंधित देखिए आप सभी बच्चों के लिए मैंने इंग्लिश इलेक्टिव के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी बच्चों के लिए बनाए। तो इससे पहले देखिए एक वीडियो इंग्लिश इलेक्टिव पर अपलोड हो चुका है, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो जल्द से जल्द देख लीजिए। आप आर्ट्स साइंस कॉमर्स जिसके स्टूडेंट है देखिए सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज है वो हमारे चैनल पर अपलोड होते रेगुलर होते हैं, ठीक है। तो अगर आपने वीडियो को नहीं देखा तो जल्द से जल्द चैनल पर जाइए, सारे के सारे वीडियोस आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। तो चलिए आज का ये वीडियो हमारा शुरू करते हैं। वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर न्यू आए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार पल पल की हर वीडियो को नोटिफिकेशन आपको वहां मिलता रहे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप फेसबुक पेज का लिंक है, जुड़ जाइए, किसी प्रकार अपडेट आएगा तो वहां पे आपको जल्द से शेयर कर दिया जाएगा। देखिए क्या है, व्हाट काइंड ऑफ लाइफ हैड हैरी लिव्ड आफ्टर ही लेफ्ट होम। देखिए हैरी की जिंदगी जो थी घर छोड़ने के बाद उसकी जो जिंदगी कट रही थी वो किस प्रकार थी हमें बताना है। यहाँ पर बताया गया इन आंसर टू बेसिस क्वेश्चन, बेसिस के क्वेश्चन के पूछने के बाद हैरी हिमसेल्फ सेज दैट ही हैज लिव्ड इन अ वंडरस प्लेस। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन किसके द्वारा किया गया था, तो बेसिस के द्वारा क्वेश्चन किया गया था और उसमें बताया कि बेसिकली उसने किसने बताया, तो हैरी ने बताया बेसी को कि वो क्या कर रहा है, एक वंडर्स, वंडर्स मतलब होता है घुमक्कड़ की जिंदगी व्यतीत करना, ठीक है, मतलब इधर उधर घूमते रहना। ही हैज विजिटेड द गोल्ड कंट्री इन मेक्सिको, उसने मेक्सिको में जो गोल्ड कंट्री है उसे विजिट किया। वेयर द गेम्स ने प्रोस्पेक्टेड फॉर गोल्ड। ही हैड डन अ वैरायटी ऑफ जॉब्स फ्रॉम बीइंग अ बाउंड्री राइडर, बाउंड्री राइडर से लेकर उसने सीप चराना हो गया, भेड़ चराना हो गया, सामान यहाँ पर लेके जाना, एक जगह दूसरी जगह लेके जाना अपने कंधों पर, यहाँ पर तमाम काम उसने किया है, ये इसके द्वारा बताया गया। यहाँ पर क्या क्या काम किए गए तो आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर उसके द्वारा, चाहे वो सामान चोरी करना हो, सामान चोरी के सामान एक जगह दूसरे जगह ले जाना, वेल का शिकार करना, शिप्स में जो भी गैर कह सकते हैं बहुत प्रकार ऐसे प्रकार जैसे आप मानते होंगे कि बैलों की चमड़ी उतारना, इस प्रकार देखिए तमाम उसने काम किए थे। और ये बात देखिए मैंने आपसे बच्चों यहाँ पर हिंदी में लिखा हुआ है क्योंकि बोलने में भी देखिए थोड़ा सा कह सकते हैं खराब लगता है ये सब बात। देखिए क्या है बेसिक आप यहाँ तक पढ़ सकते हैं। उसने क्या किया देखिए, उन्हें सीमा पर सवार होने से लेकर भेड़ चराने, चोरी का सामान अपने पीठ पर लाना, ठीक था, वेल को भाला बजाना यानी मारना कह सकते हैं, जहाजों की हेरी फेरी, सोना की तलाश करना और जो मृत बैल, सॉरी बैल बोल रहा हूँ, मृत बैल की जो खाल उतारने थे, इस पर कई काम किए थे। वह कहता था कि बूढ़े ने अपने पूरे जीवन में जितना पैसा खर्च किया होगा वह उससे अधिक पैसे उसने मुंह मोड़ लिया। वह अधिक क्या था यहाँ पर बताया गया कि वह एक महिलावादी भी था। ही हैज ऑल्सो बीन अ वोमेनाइजर यहाँ पर लिखा हुआ है। तो जो भी बच्चे इंग्लिश इलेक्टिव लिखना चाहे ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिएगा ना, तो पेपर में कोई भी सवाल आएगा तो आपको छूटेगा नहीं, ये बात आप समझ के चलिए। तो व्हाट काइंड ऑफ लाइफ डिड हैरी लिव आफ्टर ही लेफ्ट होम, तो इसका पेपर इस तरह आप लोग जवाब लिख सकते हैं। अगला सवाल देखिए यहाँ पर पूछा हुआ आपसे बच्चों के कि हाउ डज मिल्टन डिस्क्राइब शेक्सपियर एज द सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर ऑल सक्सेडिंग जनरेशन ऑफ पोएट। देखिए यहाँ पर मिल्टन ने जो शेक्सपियर को बताया कि वो किस तरह एक इंस्पायरेशन है जो भी अपकमिंग जनरेशन है उनके लिए, पोएट्स के लिए किस प्रकार एक मोटिवेशनल या फिर इंस्पिरेशन के रूप में काम करते हैं विलियम शेक्सपियर, ये मिल्टन के द्वारा बताया गया। तो यहाँ पर बताया गया शेक्सपियर इज अ ग्रेट लिटरेरी वॉरियर, his name and fame is matchless. He has presented almost all aspects of human emotion in his literary output. अगर आपने भी कभी बचपन में देखिए आपने विलियम शेक्सपियर के बहुत सारे पोएम पढ़े होंगे, आपने सोनेट उसका पढ़ा होगा, तो जिसमें कूट के कह सकते हैं जो इमोशंस वाले फीलिंग्स, इमोशन जो रहते हैं ना, वो उनके सारे के सारे जो लिटरेचर उनमें मिलते ही लगभग। द कमिंग जनरेशन ऑफ पोएट विल आल्सो लर्न ग्रेट लेसन फ्रॉम हिज लिटरेरी आउटपुट. What he has written is out of universal nature, free from the bondages of time and place. His Delphic lines will be interpreted in different ways. Thus he will remain a source of inspiration for all succeeding generation of poets. देखिए यहाँ पर अगर समझाने की बात की जाए तो विलियम शेक्सपियर के बारे में बताया गया कि वो साहित्य के क्या है, एक वॉरियर है, एक योद्धा जिसे आप कह सकते हैं। उनका नाम और कह सकते हैं जो प्रसिद्धि है वो अतुलनीय है, इसका कोई तुलना नहीं है। उन्होंने अपने साहित्यिक में आउटपुट मतलब जीवन में बेसिकली जो भी उन्होंने पाया है, ठीक है, अपनी भावनाओं में लगभग सभी पहलुओं को क्या प्रस्तुत किया है। कवियों की आने वाली जो भी पीढ़ियां वो हमेशा उनसे क्या मानी, उनसे सीखती रहेगी। उनने जो लिखा है वो समय और स्थान के बंधन से क्या मुक्त है, सार्वभौमिक प्रकृति का है। उन्होंने डेल्फिक पंक्तियों की व्याख्या अलग अलग तरीके से की है। इस प्रकार वो कवियों के जो आने वाले हमारे जनरेशन के कवि उनके लिए हमेशा क्या रहेंगे, प्रेरणा के स्रोत यानी इंस्पिरेशन रहेंगे। अगला सवाल आपसे बच्चों को पूछा यहाँ पर कि विच आर्ट फॉर्म इज फिल्म मेकिंग क्लोजेस्ट टू। देखिए जो हमारे फिल्म मेकिंग में सबसे ज़्यादा जो पार्ट होता है वो कौन सा सबसे रिलेटेड होता है जिससे लोग जुड़ पाते हैं, बेसिकली बताना है। और क्या कारण है सिमिलरिटी का ये भी हमें बताना है। देखिए आप खुद बताइए,
आप कोई भी मूवी देखते होंगे या कुछ भी देखते होंगे, आपके लिए वहाँ पर म्यूजिक बहुत ज़्यादा काम करता है। अगर देखिए अभी आप मुझे सुन रहे हैं, अगर एक बैकग्राउंड म्यूजिक लगा हुआ रहेगा, चाहे वो मोटिवेशनल हो, तो आपका सुनने पर मन लगेगा। तो फिल्म मेकिंग हो या किसी प्रकार का ऑडियो वीडियो देख रहे हैं, वहाँ पर आपको सस्पेंस क्रिएट करने के लिए या फिर आपको जोड़ने के लिए वहाँ म्यूजिक का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो ये बताया गया है कि अकॉर्डिंग टू द ऑथर म्यूजिक एसेंशियल फॉर फिल्म। म्यूजिक जो है फिल्म मेकिंग के लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल है। म्यूजिक इज क्लोजेस्ट टू फिल्म मेकिंग। ही क्लेम्स दैट देयर इज नो आर्ट form that has so much in common with film as a music and its impressive rhythm. If there is no music in the film, it will become only a dead product of a factory. यानी अगर कंपेयर किया जाए म्यूजिक क्या फिल्म से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। अगर म्यूजिक नहीं है तो वो फिल्म माना जाता है कि वो फैक्ट्री का एक डेड प्रोडक्ट, एक मृत प्रोडक्ट कह सकते हैं, या फिर जो उत्पाद है उसे कहा कंसिडर यहाँ पे किया सकता है। अगला बताया गया नो फिल्म कैन गेट सक्सेस विदाउट द रिदम ऑफ म्यूजिक। कोई फिल्म जो म्यूजिक के बिना सक्सेस नहीं कर सकता। म्यूजिक डायरेक्टली इफेक्ट्स आवर, म्यूजिक हमारे बॉडी को इफेक्ट करता है, माइंड हमारे आत्मा को, सोल को आत्मा से जोड़ता है। द ऑथर रिकॉल्स दैट ही हैज ऑलवेज बीन ए म्यूजिक, जो ऑथर हमारे वो हमेशा से एक म्यूजिक लवर रहे हैं। सिंस हिज चाइल्ड, वो अपने बचपन से म्यूजिक लवर रह चुके हैं। म्यूजिक हैज बीन अ सोर्स ऑफ डिलाइट एंड रिक्रिएशन फॉर हिम। दस ही प्रूव दैट म्यूजिक इज अब देखिए इनसे तो पता चलता है कि म्यूजिक जो है आपके जीवन में एक ज्योति जगा लेकर आता है, आपके जीवन में रिक्रिएट करने के रूप में क्या करता है, काम करता है। इसलिए म्यूजिक जो रहता है फिल्म मेकिंग में सबसे ज्यादा क्लोरेस्ट पार्ट रहता है, यह हमें बताया गया है। और यही बात है कि यहाँ पर आपसे बच्चों हिंदी में लिखा हुआ है कि लेखक के अनुसार फिल्म निर्माण के लिए संगीत आवश्यक है। संगीत फिल्म निर्माण के सबसे करीब है। उसका दावा है कि कोई भी कला ऐसी नहीं जिसमें फिल्म के साथ संगीत और उसके प्रभावशाली लय जैसी कोई समानता नहीं। यदि फिल्म में संगीत ना रहे तो सब कुछ देखिए बेकार रहता है। इस तरह बताया गया लेखक के जीवन में, लेखक बचपन से म्यूजिक का बहुत बड़ा कह सकते हैं, म्यूजिक उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता था। संगीत के लिए संगीत बेसिकली जीवन में आनंद और मनोरंजन तो रहता ही रहता है, साथ ही साथ फिल्म निर्माण के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यह हमें बताया गया है। अगला सवाल देखिए, व्हाट वाज द पॉइंट ऑफ सिमिलरिटी बिटवीन कैप्टन हैगर्ड एंड ओल्ड मिस्टर कार्विल। कौन सा सिमिलरिटी हमें समानता बताना है कैप्टन हैगर्ड एंड ओल्ड मिस्टर कार्विल के बीच में। तो देयर वाज वन पॉइंट ऑफ सिमिलरिटी बिटवीन कैप्टन हैगर्ड एंड मिस्टर कार्विल। बोथ वेर ब्लाइंड, दोनों के दोनों क्या थे, अंधे थे। द फॉर्मर वाज ब्लाइंड टू ट्रूथ एंड द प्रोबेबिलिटी एंड द लेटर वाज ब्लाइंड टू द लाइट एंड ब्यूटी ऑफ द वर्ल्ड। इन अदर वर्ड, दूसरे शब्दों में कहा जाए तो हैगर्ड could not see the unrealistic nature of his hope which had become in his delusion, whereas Mr. Carville had lost his eyesight and was blind due to the fact that world was beautiful and full of light। ठीक है, यहाँ पर अगर बात कीजिए हिंदी में, देखिए क्या करें, कैप्टन जो हैगर्ड है और मिस्टर जो कार्विल है या फिर हम कार्विल सब कह सकते हैं, दोनों के बीच सबसे पहले रिलेशन क्या है, दोनों के दोनों अंधे। ठीक है, पहला जो मतलब कैप्टन हैगर्ड की बात किया जा रही है, पहला जो है सत्य और जो संभावना जीवन में उसको प्रति क्या है, वो अंधा है, यानी कह सकते हैं उससे देखा नहीं जाता है। और दूसरा जो है वो जन्म से अंधा है, इसलिए दुनिया की रोशनी और सुंदरता के प्रति वो अंधगा है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो कैप्टन हैगर्ड अपनी जो आशा की वास्तविकता है उससे प्रकृति को नहीं देख सकते और उनका भ्रम बन गया है कि सब कुछ खराब बेसिकली। जबकि श्री जो कह सकते हैं मिस्टर कार्विल है, अपनी आंखों की रोशनी उन्हें खो दी है और तथ्यों से अंधे हैं कि दुनिया इतनी सुंदर रोशनी से भरी हुई है। अगला सवाल है देखिए, पैब्लो नेरूडा। आपने ये चैप्टर फर्स्ट पार्ट में जब मैंने बताया था इसमें कुछ क्वेश्चन भी थे। पैब्लो नेरूडा है वो किस प्रकार फ्रॉ फ्रीडा को कह सकते हैं काउंटर करते हैं, ये हमें बताना है यहाँ पर। तो देखिए फ्रॉ फ्रीडा जो है प्रोफेशनल क्या है, ड्रीमर है, वो बेसिकली हर चीज ड्रीम करती है। एंड टोल्ड देम नाउ they could avoid mishaps by following instruction. The author encouraged Frau Frida to talk about her dreams in order to surprise the poet. Pablo Neruda, the poet, announced in the beginning of the conversation that he did not believe in prophet dreams. According to him, only poetry is clairvoyant. देखिए क्या है यहाँ पर, पहले हमें बताया गया फ्रॉ फ्रीडा क्या करती है, एक सपना, आपने चैप्टर पढ़ा हो तभी समझ में आएगा, थोड़ा रिलेट करना पड़ेगा आपको। एक पेशेवर क्या है यहाँ पर, सपने देखने वाली है। ठीक है, जो दूसरों के सपने देखती है और उन्हें बताती है कि उनके निर्देशों को पालन करके वे मतलब आपके भविष्य को बेसिकली कोई देख सकता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। आप बता सकते हैं कि उसके जीवन क्या घटना घटने वाला है, क्या घटना नहीं घटने वाला है। लेखक ने मतलब बेसिकली पॉइंट बताया, कवि को आश्चर्य करने के लिए फ्रॉ फ्रीडा को अपने सपने बारे में बताने का क्या प्रोत्साहित किया। लेकिन जो पाब्लो नेरूडा यहाँ पर बताया गया, कवि ने बातचीत की शुरुआत में घोषणा कर दी कि वो भविष्य सूचक सपनों में विश्वास नहीं रखते। नहीं, जो कवि हमारे उनको मानना है कि वो इस प्रकार की बातों पर भरोसा नहीं करते, इसलिए कह सकते हैं कि उनके अनुसार केवल कविता ही क्या है, दिव्य दृष्टि, ये बताया गया। लास्ट में मुझे ओनली पोएट इज क्या है, क्लेरिवेंट, ये यहाँ पर बताया गया कि उनके लिए पोएट्री क्या सब कुछ ये यहाँ पर सिद्ध किया गया है। तो ये कुछ क्वेश्चन तो वीडियो में आपको शेयर कर दिए। आशा करूंगा कि आप सभी बच्चों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक और शेयर करने में कोई कमी नहीं चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।